हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है। यहाँ पे जो हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं उसके बेस्ड बहुत सारे हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी वजह से हमारा जो ये नस्ट इक्वेशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन डिराइव करना सिखाने वाला हूँ, कैसे किसी भी सेल रिएक्शन के एक नस्ट इक्वेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो हमारा एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी जो हम नस्ट इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं वो किसके लिए है? फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड आज अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो क्या है? किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नस्ट इक्वेशन को कैसे हम क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं, मतलब कि कैसे उसका इक्वेशन हम डिराइव्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं। तो मान लो आपके पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। यहाँ पे मैंने किसी मेटल का रॉड मैंने ले लिया है। ये क्या है? हमारा मेटल का रॉड होता है। हमने जो भी मेटल लिया होता है उस मेटल के सॉल्ट का हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइट लेना है। मेटल के सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना होता है, मतलब कि अगर यहाँ पे कॉपर हमने लिया होता है उसका सॉल्ट, मतलब हम यहाँ पे CuSO4 लेने वाले हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता होगा कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें कुछ ना कुछ कैटायंस थे। कैटायंस और एनायंस दोनों ही होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये कैटायन होता है वो मेटल के रॉड पे क्या जो हो जाता है? चिपक जाता है, मतलब कि उसका हो जाता है रिडक्शन, कुछ इस तरीके से। मतलब कि कैटायंस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं? गेन करेंगे और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमने जो यहाँ पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रोलाइट लिया था वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की एक रिएक्शन होती हुई दिख रही है और इसके लिए हम लिखने वाले हैं नस्ट इक्वेशन। इसके लिए हम लिखने वाले हैं नस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे ई सेल, मतलब कि हमारे पास जो ये सेल हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 सेल, मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln राइट माइनस लेफ्ट। यहाँ पे क्या लिखना है? राइट में जो होता है वो पहले लिखना है, हमें न्यूमरेटर में लिखना है, और यहाँ पे जो मेटल आयन होते हैं वो हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं। ठीक है, उनकी क्या लिखनी है? हमें कंसंट्रेशन लिखनी है। उनकी हमें क्या लिखनी है? कंसंट्रेशन लिखनी है। कंसंट्रेशन को हम यहाँ से कुछ इस तरीके के बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारे नस्ट इक्वेशन किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड आप ले लो, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलवेज हम 1 लेते हैं। किसी भी सॉलिड की कंसंट्रेशन जो है वो हम ऑलवेज 1 लेते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो हमने मेटल लिया हुआ होता है, सॉलिड मेटल की कंसंट्रेशन जो है वो हमें कितनी लेनी है? वो हमें लेनी है 1। वो हमने कितनी ले ली है? तो 1 हमने ले ली है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT डिवाइडेड बाय NF ln 1 डिवाइडेड बाय मेटल प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हमारा ये क्या है? तो नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए ये हमारा क्या है? तो
नर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, आर क्या है, टेम्परेचर क्या है, एफ क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं। तो हियर आर इज अवर गैस कांस्टेंट, आर जो होता है वो हमारा गैस कांस्टेंट होता है, एंड द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज 8.014, 8.014 जूल पर मोल केल्विन होता है। ये क्या है, आई की वैल्यू, ये आई की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, न्यूमेरिकल में हम बहुत उसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद टी जो है वो टेम्परेचर है, टी हमारा टेम्परेचर होता है। और अगर रूम टेम्परेचर की बात होती हो तो हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एफ, एफ हमारे पास फैराडे कांस्टेंट होता है, फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू जो होती है 96,500 कूलम पर मोल, मतलब कि एक मोल के लिए इतनी हमारे पास क्या होती है, फैराडे का कांस्टेंट होता है। ये क्या है, फैराडे कांस्टेंट की ये भी वैल्यू आपको याद कर लेनी है, इसका भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब बात आती है एन, एन क्या है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसके बारे में हमने बात की है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन जो हुए हैं उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जो मैंने E0 सेल लिखा हुआ है वो है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, ये क्या था हमारा, ये हमारा हाफ सेल था, और उसका हमने यहाँ पे ये क्या लिखा है, नर्स्ट इक्वेशन लिखा है। और यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो है इज योर सेल वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल है, इसी वजह से मैं यहाँ पे E प्लस एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, E0 एम माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ एल एन 1/, ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ई सेल लिखा हुआ है, ई सेल के बदले हम यहाँ पे ई कैपिटल एम प्लस एन एम, यहाँ पे एम प्लस एन एम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके ओके, तो हमें अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1 है, ये जो हमने लिखा है ये हमारा क्या है, तो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यहाँ से हमने जो जो भी वैल्यू हमें मिली है, मतलब कि आई की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू हमें मिल गई है, मतलब हमें पता चल गई है, तो उसको हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। और यहाँ पे जो एल एन है उसको हम लॉग में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके पास एल एन एक्स होता है और आपको उसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो आप 2.303 लॉग एक्स करते हो, लॉग एक्स करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। तो क्या होगा, ई प्लस एन कैपिटल एम E0 प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम माइनस आई की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइडेड बाई एन इंटू 96,500। ठीक है, और यहाँ पे 2.303 लॉग 1/m प्लस एन, मतलब कि मेटल का आयन से, ये क्या है, तो मेटल का आयन है। ठीक है, ओके, अब हम क्या है कि अगर आपको आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हो, ठीक है, ये जो मैंने वैल्यू को हमारे सर्कल में लिया हुआ है उसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपका इक्वेशन क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे कैपिटल एम E0 एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एम, यहाँ पे आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग 1/m प्लस एन। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। ये भी और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं
न्यूमेरिकल में थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू होती है वो तो आर टी एंड एफ की जो वैल्यू होती है वो तो क्या होने वाली है, वही की वही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, वी पुट वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें क्या किया है, आर टी एंड एफ की वैल्यू हमने रखी है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड हुआ हमारा इक्वेशन मिला है, जिसको हम इक्वेशन 2 कहने वाले हैं। तो ये हमारा होता है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए हमारा नॉस्ट इक्वेशन होता है ये। ठीक है, सिंपल बात थी, ये हमारी सिंपल सेल रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि ई प्लस एम ई प्लस एम एम इज इक्वल टू ई जीरो प्लस एम एम माइनस आई टी अपन एन एफ एल एन, राइट माइनस लेफ्ट, राइट में जो होता है वो और लेफ्ट में जो होता है, मतलब कि जो राइट में होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखने वाले हैं, और डिनोमीटर में हम क्या लिखने वाले हैं, हमारा आयंस लिखने वाले हैं। जो भी लेफ्ट में होता है उसको हम डिनोमीटर में लिखने वाले हैं। बाद में हमने बोला सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1 मान लो, और हमें ये इक्वेशन मिला। इक्वेशन मिलने पे हमने बोला कि यहाँ पे आई क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद हमें ये सिंप्लीफाइड हुआ हमारा नॉस्ट इक्वेशन मिल गया। ठीक है, सिंप्लीफाइड हुआ हमारा नॉस्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे मिला है। अब हम नॉस्ट इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं किसके लिए, तो डैनियल सेल के लिए। ठीक है, डैनियल सेल के लिए हम नॉस्ट इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए हम क्या करने वाले हैं, नॉस्ट इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल बात है, हमें पता है कि हमारे पास जो डैनियल सेल है उसमें एक होता है कैथोड और एक दूसरा है हमारे पास वो है हमारा एनोड, ये हमें पता है। कैथोड के तौर पे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया होता है, और एनोड के तौर पे हमने जिंक का इलेक्ट्रोड हमने लिया हुआ होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हमने जो ये इक्वेशन डिराइव किया है, ये नॉस्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव किया है वो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखने वाले हैं कॉपर के लिए, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एन प्लस एन से एम जो लिखा है वहाँ पे सी यू प्लस टू से सी यू आ जाएगा, और यहाँ पे सी यू प्लस टू हम लिखने वाले हैं। और क्योंकि हमारे डैनियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कितना होता है, एन की वैल्यू वहाँ पे 2 होती है, इसी वजह से हम वहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 लिखने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अभी, नॉस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, ई कॉपर प्लस टू कॉपर इज इक्वल टू ई जीरो कॉपर प्लस टू कॉपर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि डैनियल सेल के लिए एन की वैल्यू 2 है, जो भी इलेक्ट्रॉन गेन और लूज हुए हैं वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, और लॉग 1 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन, कॉपर प्लस 2 आयन्स है। ठीक है, कॉपर प्लस 2 आयन्स। ठीक है, ये हमारा है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमारा है ये। ओके, अब एनोड के लिए तो ई जेड एन प्लस 2 से जेड एन इक्वल टू ई जीरो जेड एन प्लस टू जेड एन माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 अपन कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन प्लस 2 आयन। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। ये हमारा क्या है, तो इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 हमें मिल गया। हमारा ये क्या है, ये हमारा है नॉस्ट इक्वेशन फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, और ये है हमारा नॉस्ट इक्वेशन फॉर जेड एन इलेक्ट्रोड, जेड एन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमें
डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये इक्वेशन हमें पता है। ये कहाँ से आया है, तो ये अगर आपको नहीं पता तो आगे के लेक्चर आप देख लो, उसमें मैंने सिखाया हुआ है कि ये कैसे बनता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, इस वजह से यहाँ पे जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और ये क्या है, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Cu+2 डिवाइडेड बाई Cu ई Zn+2 डिवाइडेड बाई Zn। ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से हमें ई Cu+2 एंड कॉपर की वैल्यू और ई Zn+2 एंड Zn की वैल्यू मिल सकती है। उसको हम यहाँ पे रखेंगे और उसको क्या करने वाले हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा E0 Cu+2 टू कॉपर माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1 डिवाइडेड बाई Cu+2। ठीक है, ये क्या लिखा हमने, ई Cu+2 कॉपर का हमने क्या लिखा है, ये हमने इक्वेशन 3 से लिखा। यहाँ पे होगा माइनस E0 Zn+2 से Zn, यहाँ पे जो माइनस है और ये माइनस वो हो जाएंगे प्लस, और 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1/Zn+2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ई सेल इज इक्वल टू आ जाएगा E0 Cu+2 टू कॉपर माइनस ये और ये में हम साथ में लिखने वाले हैं 0 Zn+2 टू Zn। यहाँ तक ठीक है। अब क्या है, अब हम देख सकते हैं ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। पहले तो एक काम करो कि 0.059/2 को हम क्या करने वाले हैं, कॉमन निकाल लेने वाले हैं। क्या कर देंगे, तो हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे जो माइनस आएगा 0.059/2। ठीक है, ये होल ब्रैकेट में क्या जाने वाला है, तो 1 log 1 कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस हमने कॉमन निकाला है, इसलिए वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, और log 1/Zn+2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, Zn+2 की कंसंट्रेशन। अगर आपको ये नहीं दिखा तो मैं बता दूँ, ये मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, Cu+2 माइनस log 1 डिवाइडेड बाई Zn+2, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, और सिंप्लीफाई करने वाला है इस इक्वेशन को, ई सेल ठीक है, अब आपको पता चल सकता है कि ये क्या है। ये एक तरीके से यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही है ना, ये ई Cu+2 से Cu माइनस ई Zn+2 से Zn है। बात इतनी है कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया हुआ है। तो हम हमने जो ये इक्वेशन जो हमारा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे लॉग कुछ इस तरीके से log A माइनस log B, तो हमें पता है इसका क्या हो जाता है, log A/B हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, log 1 डिवाइडेड बाई Cu+2, और उसके डिवाइडेशन में जाएगा 1/Zn+2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे ई सेल मतलब क्या हो जाता है हमारा, ई सेल इज इक्वल टू E0 Cu+2 से कॉपर माइनस E0 Zn+2 से Zn, मतलब कि कोई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो रही है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 log, ये Zn+2 ऊपर चला जाएगा, Zn+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu+2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे जो मिला है,
ये जो इक्वेशन मिला है ये है हमारा नस्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर ये हमारा है 5। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है वो हमारा क्या है, नस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल के लिए हमारा ये क्या है, नस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डैनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन डिराइव तो कर दिया, पर हमने देखा कि थोड़ी जो प्रोसेस है डिराइव करने की वो बहुत ज़्यादा लेंदी कुछ हमें दिख रही है। तो जब हमें न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो क्या हमें ये सभी कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, तो हमें सब पूरी की पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं अभी आपको एक सिंपल मेथड दिखाऊंगा कि जिससे आप सेल की रिएक्शन को देख के उसका नस्ट इक्वेशन बहुत ही इजीली लिख सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे ये क्या डिराइव किया है, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल में कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है कि Zn सॉलिड Cu+2 इक्वेशन एक्वियस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें देखने को मिलेगा। Cu+2 Cu में कन्वर्ट होता है और Zn जो होता है वो Zn+2 एक्वियस में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, नस्ट इक्वेशन के लिए सेल रिएक्शन। नस्ट इक्वेशन की ये क्या है, सेल रिएक्शन। हमें ये इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड पे जो आयंस थे उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड जो आयंस थे उसको हमने डिनोमीटर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, डिनोमीटर में लिखा हुआ है। तो किसी भी सेल की रिएक्शन को देख के राइट हैंड साइड के आयंस की कंसंट्रेशन को हम न्यूमेरिकल में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन को हम क्या डिनोमीटर में रखने वाले हैं। बाकी का जो ये पोर्शन होता है वो तो सभी सेल रिएक्शन में कॉमन ही होगा जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। अगर रूम टेम्परेचर की बात नहीं हो रही और किसी और टेम्परेचर की बात होती है तब जाके आपको यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट रखनी होगी और उसके लिए यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो आपको डिराइव करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने डिराइव किया है ये किसके लिए है, डैनियल सेल के लिए। और अगर किसी भी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे 2 के बदले आपको सिर्फ n रखना है। 2 के बदले आपको क्या रखना है, n रख देना है। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या बात कर रहा था, सिंपल सेल रिएक्शन देख के कैसे किसी भी सेल का हम नस्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड की कैटायन की कंसंट्रेशन को हमने न्यूमरेटर में लिखा और लेफ्ट हैंड साइड की डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है वो मैं दिखाता हूँ कि हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ये तो कॉमन होता है। और डैनियल सेल की बात हुई है तो यहाँ पे 0.059/2 ही आएगा। अगर यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बात नहीं आती तभी ये जो वैल्यू है उसमें डिफरेंस होगा। और यहाँ पे क्योंकि डैनियल सेल की बात हो तो हमें पता है कि हम डैनियल सेल की बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हमने 2 लिखा क्योंकि वहाँ पे n की वैल्यू 2 होती है। 2 इलेक्ट्रॉन का ही वहाँ पे ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। लॉग एक्चुअली यहाँ पे होता है न्यूमरेटर में हमें राइट हैंड साइड जो भी है, राइट साइड जो भी है यहाँ पे ये राइट हैंड साइड जो भी है वो लिखना होता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हमें डिनोमीटर में लिखना है। डिनोमीटर में हमें क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखना है। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ई सेल माइनस 0.059/2 लॉग। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉपर सॉलिड की कंसंट्रेशन, उसके बाद Zn+2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, Zn+2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेशन में क्या होगा, Zn सॉलिड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu+ की कंसंट्रेशन। यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है वो हमारा बैलेंस इक्वेशन है। क्या है, ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, और बैलेंस इक्वेशन में हमने किसी भी हाफ सेल की जो रिएक्शन थी उसको हमने किसी तरीके का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। इसी वजह से यहाँ पे हमने Zn के आगे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर हमने लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे जो हमने Zn सॉलिड लिखा है उसके पावर में उस नंबर को हमें लेके जाना होता है। वो इसके बाद जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें मैं आपको बताऊँगा।
ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट लिखना होता है। अब हमें पता है कि जो सॉलिड होते हैं, मैंने वापिस पहले भी बताया, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। इसी वजह से Cu+2 और Zn+2 की कंसंट्रेशन को हम क्या लेने वाले हैं, 1 लेने वाले हैं। क्या ले लेके, तो 1 लेने वाले हैं। ठीक है, 1 लेने पे क्या होगा, अब देख सकते हैं हम, अगर हम इसको 1 लेते हैं बेटा, ओके, हम लास्ट हमने क्या लिखा था, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। हमने जो कॉपर+2 था, कॉपर सॉलिड था और Zn सॉलिड था, उसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लिया, तब जाके हमारा यहाँ पे Zn+2 डिवाइडेड बाई कॉपर+2 की कंसंट्रेशन वाला इक्वेशन आया। मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन था, यहाँ पे हमने कॉपर और Zn जो सॉलिड फॉर्म में थे उसकी कंसंट्रेशन को हमने 1 मान लिया। 1 मानने पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने इक्वेशन क्या किया था, डिराइव्ड किया था, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन क्या है, सेम है। दोनों ही इक्वेशन क्या है, तो सेम है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि पूरी कैलकुलेशन ना करके किसी भी न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको सेल रिएक्शन डिराइव करनी है, और सेल रिएक्शन में जो राइट हैंड साइड है उसको न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन लिखनी है, और उसमें जो भी सॉलिड होगा उसकी कंसंट्रेशन को 1 मान लेंगे तो आपको इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे डैनियल सेल का इक्वेशन डिराइव किया वो आपको मिल जाने वाला है। वो आपको क्या हो जाएगा, तो बहुत ईजी तरीके से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, डैनियल सेल के लिए था। ये किसके लिए, तो ये डैनियल सेल के लिए। ठीक है, तो और किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए मुझे नस्ट इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए आपको अगर क्या लिखना है, नस्ट इक्वेशन लिखना है, नस्ट इक्वेशन हमें अगर लिखना है तो वो हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059। अगर रूम टेम्परेचर पे बात होती है, यहाँ पे 2 जो था वो हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो था, तो हम यहाँ पे n मान लेंगे और लॉग। ठीक है, हमारे पास हमें पता है कि जो ये आयंस है वो हमने कहाँ पे, एनोड की ओर देखे थे, और ये जो कॉपर+2 थे वो कैथोड की ओर देखे थे। इसी वजह से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कैथोड की एनोड पे जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन और कैथोड पे जो आयंस होते हैं उसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हमें अगर नस्ट इक्वेशन लिखना है तो हम इस इक्वेशन की मदद से क्या, हेल्प से हम बहुत ईजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात की थी कुछ पावर की, वो पावर की थोड़ी और बात हम थोड़ी और सिंपल वे में करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी सेल रिएक्शन मान लो कुछ इस तरीके से है कि स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र हुआ, और C कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D। ठीक है, तो इसके लिए अगर मुझे नस्ट इक्वेशन लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, E सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059। यहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पे मैं n लिखूँगा, और लॉग में क्या आएगा, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है उसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ नंबर आने वाला है। ये जो मैं स्मॉल c से लिखा हूँ, ये यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, ये हमारी प्रोडक्ट है और ये हमारा कुछ नंबर होगा, मतलब कि हमारी जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें हमने कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, वो हमने लिखा है। तो ये जो नंबर होता है उसको हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर में लिखनी होती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर में कुछ इस तरीके से लिखनी होती है। डी प्रोडक्ट है, उसकी मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर है उसको पावर में लिखा, डिवाइडेड बाई कैपिटल ए की कंसंट्रेशन जो भी
जो भी नंबर है उसको हमने क्या लिखा है, पावर में, और यहाँ पे कैपिटल बी की कंसंट्रेशन जो नंबर है उसको हमने कहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल बी में। तो ये हमारा है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए अगर आपको नस्ट इक्वेशन लिखना है तो हम ये दो इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो हमें न्यूमरेटर में लिखने हैं उसमें जो सिर्फ आयन से लिखने हैं, सॉलिड की तो हमें बात ही नहीं करती क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 होती है। तो एनोड पे जो आयंस होता है उसकी बात और कैथोड पे जो होता है उसकी बात करनी है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि बैलेंस इक्वेशन में जो पावर हो, बैलेंस इक्वेशन में जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है उसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, पावर में लेके जाना है, उसको हमें पावर में लेके जाना है। ठीक है, ये इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको थोड़े एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जो एग्जाम्पल है हमने हमारे पास एक सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है कि आपके पास मान लो निकल सॉलिड है। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन हाफ सेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज है हमारा, यहाँ पे Ag प्लस एक्वियस कन्वर्ट हो गया है हमारा Ag में। ठीक है, हमें ये पता होता है कि ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल होता है, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है तभी जाके हमें क्या मिलता है, हमारी सेल रिएक्शन। तो मैंने आपको वैसे भी बताया ही था कि कैसे किसी भी सेल की हमें नस्ट इक्वेशन लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या डिराइव करना होगा, उसकी सेल रिएक्शन को हमें डिराइव करना होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिख रहा हूँ, तो निकल कन्वर्ट हुआ है निकल +2 और 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हुआ है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। रिडक्शन हाफ सेल लिखूँ तो यहाँ Ag+1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है तो यहाँ पे जो ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है जो कैथोड है वो कितने इलेक्ट्रॉन डिराइव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही डिराइव करेगा। मतलब आप इतना मान लो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में और रिडक्शन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे भी 3। ठीक है, तो मतलब क्या क्या मतलब कि हो क्या जाएगा, ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई 2 से क्या करने वाला हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा Ag+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हमारी सेल रिएक्शन बहुत इसी तरीके से लिख सकता हूँ। ये क्या है, हमारी सेल की रिएक्शन है, क्या हो जाएगा, निकल +2 Ag प्लस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। ये सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए मैंने लिखा है, बाकी लिखा नहीं जाता। निकल +2 ठीक है, 2 Ag। तो ये हमें हमारा जो ये सेल रिप्रेजेंटेशन था उसकी सेल रिएक्शन मिल गई। अब हम बहुत इजी तरीके से नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नस्ट इक्वेशन किसके लिए, तो ये हमारा जो सेल रिएक्शन हमने लिखी है इसके लिए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल, ठीक है, -0.059 डिवाइड में हम क्या लिखने वाला है, तो 2 में लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 2 लिखूंगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो 2 है। ठीक है, लॉग राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट, राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये निकल +2 की कंसंट्रेशन, और ये Ag सॉलिड है, ये सॉलिड है, यहाँ पे भी ये सॉलिड है, ये एक्वियस फॉर्म में होता है और ये भी एक्वियस फॉर्म में होता है। क्योंकि यहाँ पे ये Ag सॉलिड है और इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा हुआ है उसको मैं उसके पावर में लेके चला जाऊँगा, उसकी पावर में लेके चला जाऊँगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे Ag प्लस उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे उसकी पावर में लेके चला गया और ये निकल। ठीक है, अब हमें पता है कि सॉलिड की कंसंट्रेशन मतलब कि निकल और Ag की कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। क्या, Ag की कंसंट्रेशन और निकल की कंसंट्रेशन को हम 1 मानते हैं। इसी वजह से हमारे सेल के लिए नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ई सेल -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग निकल +2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ag+2 की Ag+ की होल पावर की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा
नॉस्ट इक्वेशन है किसके लिए, ये जो हमने यहाँ पे सेल लिया हुआ है उसके लिए ये क्या है, हमारा नॉस्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो कैसे नॉस्ट इक्वेशन हम किसी भी सेल का सेल की सेल रिएक्शन से हम लिख सकते हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, एक और, चलो एक और कह देते हैं, हमारे पास एक और सेल दिया है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन अभी कर ही देते हैं। ओके, सेकंड है हमारे पास एल्यूमिनियम है जो एल्यूमिनियम+3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और निकल+2 जो है वो हमारा निकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल हमें लिखना है तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके Al+3 में कन्वर्ट हो जाता है। रिडक्शन हाफ सेल हमें लिखना है तो निकल+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में कन्वर्ट होता है। ये हमारा सॉलिड फॉर्म है, ये भी हमारा सॉलिड फॉर्म है, ये हमारा एक्वियस फॉर्म और ये हमारा एक्वियस फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन देखे और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या बताया था, दोनों ही ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों में ही क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको 2 से और इसके लिए यहाँ पे मैं इसको 3 से, ये इस इक्वेशन को 2 से और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 2Al सॉलिड 2Al+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 निकल+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 निकल। ठीक है, ये 6 और 6 चले जाते हैं तो हमें अभी यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, 2Al सॉलिड +3 निकल+2 एक्वियस। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है तो Al+3 +3 निकल+3 निकल। ठीक है, ओके, तो ये हमें क्या मिल गई, सेल रिएक्शन मिल गई। अब हमें नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n होता है। और यहाँ पे जो ये सेल है उसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 6, n की वैल्यू कितनी है 6, तो ये डिवाइडेड बाई 6 होगा। लॉग राइट माइनस लेफ्ट, राइट डिवाइडेड बाई लेफ्ट, तो यहाँ पे Al+3 2 से मल्टीप्लाई है तो होल का 2 पावर हो जाएगा, निकल होल का 3 पावर हो जाएगा। यहाँ पे Al 2 से मल्टीप्लाई है तो होल का 2 पावर और निकल+2 3 से मल्टीप्लाई है तो होल का 3 पावर हो जाएगा, इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 6 लॉग। सॉलिड की कंसंट्रेशन को 1, तो यहाँ पे निकल की कंसंट्रेशन और एल्यूमिनियम की जो कंसंट्रेशन है उसको 1 मान लूँगा, तो यहाँ पे Al+3 डिवाइडेड बाई निकल+2, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है फॉर, दिस इज अ नेक्स्ट इक्वेशन फॉर और दिस सेल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का क्या लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं। आपको देखना इतना ही है कि हमने यहाँ पे जो ये इक्वेशन डिराइव किया है, हमने यहाँ पे डिराइव किया है उसका जब हम यूज़ करते हैं तब सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होती है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मतलब कि 1 मान लेंगे और आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो जो भी हमें मोल बाय लीटर में दी होती है वो हमें लिखनी होती है, मोल बाय लीटर में दी होती है वही लिखनी होती है। ठीक है, ये इक्वेशन को यूज़ करते वक्त हमें सिर्फ इतने ही चीज़ को ध्यान में लेना होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3.1। छोटा ही एग्जाम्पल है, ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में हमें पूछा गया है कि आपको ढूंढना है, आपको एक रिएक्शन दे दी गई है, मतलब कि सेल की रिएक्शन दे दी गई है और आपको उसका ई सेल ढूंढना है, जिसके लिए आपको E0 सेल की वैल्यू कुछ 3.17 वोल्ट दे दी गई है, 3.17 वोल्ट दे दी गई है। आपको जो रिएक्शन दी है वो क्या है कि मैग्नीशियम सॉलिड है 2Ag प्लस एक्वियस है और जिसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁴ मोलर दे दी गई है। Mg+2 में कन्वर्ट होता है और उसकी कंसंट्रेशन है 0.130 मोल, 0.130 मोल प्लस 2Ag सॉलिड, प्लस 2Ag सॉलिड।
तो यहाँ पे सिंपल है, आपको नस्ट इक्वेशन से सभी चीज़ें मिल जाएगी, सभी चीज़ें दे दी है हमें। हमारे पास दोनों ही आयंस की कंसंट्रेशन भी दे दी है, इजियो सेल भी दे दिया, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफ़र हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे Ag चार्ज कितना है, +2 में है, यहाँ पे भी +2 में है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू इजियो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Mg+2 की कंसंट्रेशन। यहाँ पे किसी तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हम क्या नहीं करने वाले, पावर कुछ लिखने वाले नहीं है। और यहाँ पे Ag+2 से मल्टीप्लाई है, तो पावर में 2 यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इजियो सेल 3.17 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.130 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻4 होल पावर, तो 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 0.13 इंटू 10⁸ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 10⁸ यहाँ पे हो गया है। ओके, अब हम क्या, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई से करूँगा। 3.17 0.059 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप इसका लॉग ढूंढोगे तो आपकी वैल्यू जो आती है वो है 7.1139। 7.1139 इसकी क्या आ जाने वाली है, तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.02098, 0.2098 आपकी वैल्यू आ जाएगी, और आपका आंसर आ जाएगा 2.96 वोल्ट। 2.96 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से सिंपल मैथमेटिकल स्टेप थे, ठीक है, प्लस माइनस सब करना था। आपको जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा वो इसका लॉग कैसे ढूंढना है, वही कंफ्यूजिंग होने वाला है थोड़ा बहुत, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपके पास है लॉग 0.13 इंटू 10⁸, तो हमें पता ही है हमारे पास जो लॉग दे हुए होते हैं वो 10, 11, 12, 30 इस तरीके से कुछ लिए होते हैं। log 10, log 11, log 12, log 13, कुछ इस तरीके से हमें क्या दिया होता है, तो log की वैल्यू दे दी गई होती है, ठीक है ना। तो हम कैसे ढूंढेंगे कि हमें पता है कि log a इंटू बी जो होता है उसको हम log a प्लस log b लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे log, इसी वजह से हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये 0.13 है उसको मुझे 1.3 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 1.3 में कन्वर्ट करने के लिए मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1 प्लस लॉग 10⁸ कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 1.3 का मुझे क्या मतलब कि 13 में लॉग दिखना है, 13 का 0 में मुझे लॉग देखना होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ पे रखूँगा, प्लस यहाँ पे log 10⁻1 की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी, और यहाँ पे log 10⁸ की वैल्यू है वो 8 आ जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वैल्यू है जो भी आती है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, उसको -1 करना है और +8 करना है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे मैंने log 10 की वैल्यू, वेट मैं देख लेता हूँ कितनी, वेट log 13 की वैल्यू अगर हमें देखनी है तो हमें log को किस में देखना होगा, लॉगरिथम का 13 में हमें यहाँ पे 0 में देखना होगा, और वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे कुछ 0.1139 जैसी कुछ वैल्यू हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें देखने को मिली, ये यहाँ पे -1, ये +8, ठीक, 8 में से -1 चला जाएगा तो 7, तो 0.1139 + 7 आएगा, तो आपकी लॉग की वैल्यू 7.1139 आ जाने वाली है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। कैसे लॉग देखना है, तो 1.3 में उसको कन्वर्ट करके 13 का 0 में हमें लॉग देखना होता है, और जो भी वैल्यू होती है उसे 0 के पॉइंट में लिखनी होती है, उसको हमें किस में लिखनी होती है, 0 के पॉइंट में। तो यहाँ पे आपका इसके बारे में नस्ट इक्वेशन के बारे में, कैसे किसी भी सेल का नस्ट इक्वेशन हम लिखते हैं, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल जो हमारा बुक का था वो भी मैंने करवा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।